अब हम बात करते हैं कि जी स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस से क्या समझ आती है आपको? रेडीनेस का मुराद है कि बच्चे को ज़हनी तौर पर स्कूल जाने के लिए तैयार करना। हम बाद गली में गुजर रहे होते हैं तो बच्चे जमीन पे लेट जाते हैं कि स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। तो उसको ज़हनी तौर पे माए वालिदैन केयर करते हैं कि स्कूल। जी बिल्कुल, बच्चे को ज़हनी तौर पर आपने तैयार करना है स्कूल के लिए, ठीक है? तो उसके लिए जब आप कहते हैं ना कि फाउंडेशन आपने घर में बना ली हुई है, जैसे कि आपने अभी मुझे खुद भी बताया कि आपके घरों में भी ऑलरेडी काम हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी बच्चियाँ जो नई पढ़ के आ रही हैं, वो सब इतनी लिटरेट हैं कि उन्हें पता है कि उनकी कितनी ज़िम्मेदारी है न्यू बॉर्न बेबीज़ के हवाले से। जब उन्होंने बच्चों पर वर्क किया हुआ है, तो फिर जब उनकी स्कूल गोइंग उम्र होती है कि जिसमें बच्चा थोड़ा-सा मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो अपनी नीड बयान कर सके, बात कर सके और वॉशरूम वगैरह यूज़ ऐसी ही बात है हमारी नवाज़ अब पोती है, तो अभी चंद दिन पहले उसको स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन इससे पहले उसकी मदर ने उसको इतना तैयार कर दिया, वो अपना किसी कहानियों के स्टोरीज सुना के या पिक्चर दिखा के या कार्टून के ज़रिए से, कि वो हम हैरान हो जाते हैं कि वो बच्ची पूरा सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में बोलती है और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमसे कहीं बेहतर होती है। हम एक्सीलेंट उसके जनाब, इस ये बहुत बात अच्छी पे बात बहुत हैरान है उसका ये जो आपका लेसन है, इसको जब सुना तो मैं बिल्कुल वो बच्ची जो है वो इस मेयार पे पूरी आ रही है, इसलिए आपका जी, जी। रिलेटेड होता मुझे नजर आ रहा है। ऐसी ही चीज़ है कि वो बच्ची अब हर लिहाज से तैयार है और उसकी लिंग्विस्टिक स्किल जो है वो बहुत बेहतर हो गई। वो इंशाल्लाह अभी ताला से बहुत ब्रिलियंट अभी बहुत ब्रिलियंट, उसकी वजह यही है जो चली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है या अर्ली चाइल्डहुड केयर है, वो उसको घर में मिली है और उस बच्ची को बहुत अच्छी तरह वो तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, कभी भी देखिए एक बच्चा जिसके ऊपर वर्क हुआ हो और एक ऐसा बच्चा कि जो जिस पर वर्क ना हुआ हो, वो कभी भी एक बराबर नहीं हो सकते ना, क्योंकि एक जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, टाइम दिया है, उसको तवज्जो दी है, केयर की है, और एक जिसके ऊपर ये चीज़ें ना की हों, उन दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो यकीनन फिर उन बच्चों की शख्सियत में झोल भी रह जाते हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंस भी रहते हैं और हमें ऐसी मिसालें बेशुमार नज़र आती हैं माशरे में, स्कूल्स में नज़र आती हैं। तो लेकिन जो बच्चे हमें वेल ग्रूम्ड नज़र आते हैं, उसके पीछे रीज़न उनके घरेलू माहौल, उनकी मदर का केयर, उनके पेरेंट्स का, दादा-दादी का प्यार, मोहब्बत और अटेंशन, और ये सारी कई दादियाँ मैंने देखी हैं कि बच्चों को सूरतें सिखाती हैं। कि दादियाँ जो हैं वो बच्चों के पास, एक तो उनकी तन्हाई ख़त्म हो जाती है, दूसरा वो बच्चे उनसे सीखते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे, वो अपने एक्सपीरियंस उनको सुनाते थे, वो उनके बिहेवियर उनको बताते थे, और इस तरह वो इनडायरेक्टली बच्चे जो हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस तरह वो सीखते थे। ये हमारा पहला जो लेकिन सेटअप था अब जो एक बाकायदा जैसा हमारा जॉइंट तो बहरहाल जी बहरहाल ये बच्चों के लिए जो इनिशियल ईयर्स हैं उसके अंदर जिन पे काम हुआ है वो बच्चे नज़र आते हैं और वो कुछ बनते भी हैं ज़िंदगी में और बेहतरीन इंसान साबित होते हैं फ्यूचर। तो स्कूल रेडीनेस के लिए वो प्रॉपर तैयार होते हैं 3 साल का बच्चा जिसके ऊपर घर पे वर्क हुआ हो। तो स्कूल रेडीनेस के अगर हम देखें तो वो एकेडमिकली भी रेडी होंगे कि उनको जैसे इंग्लिश की और उर्दू के कुछ छोटे-छोटे लफ्ज़ आते होंगे, इंडिपेंडेंस होगी कि वो अपना कुछ खाना चाह रहे हैं, बता सकते हैं। उसके अलावा सोशल रेडीनेस होगी कि वो घुल-मिल के उनके दोस्त बनाने की थोड़ी उनमें मोटिवेशन होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स के वो बता सकते हैं कि जो भी अपने टीचर से कोई बात करनी है या मदर के कोई बात बतानी है, कि जैसे कोई बच्चे फीस लेकर जाते हैं तो इतने इस काबिल हों कि वो बता सकें, आगे जाके कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है कि बच्चों के साथ बातचीत करें, रेडीनेस के लिए उन्हें एनकरेज करें कि वो जो कुछ भी उनके दिल में है वो उसको बताएं, स्पीक करें, बोलने की कोशिश करें। और अगर उनका कोई क्वेश्चन भी है तो चाहे उसका जवाब नो में है, तो पेरेंट्स का काम है कि वो उसके सवाल का जवाब ज़रूर दें। बच्चे का सवाल को कभी भी इग्नोर मत करें, ठीक है? तो उसके अलावा बच्चे को हेल्प करें नए लफ्ज़ सिखाने में। ये स्कूल रेडीनेस की बात हो रही है कि घर में इस तरीके से आप बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा उनको सिंगिंग, राइमिंग, सॉन्ग्स के ज़रिए जो लैंग्वेज है, जो वोकैबुलरी है वो इन्हांस करें और जो भी ज़बान उनको सिखाना चाहते हैं वो मॉडल करके बताएं।
उसकी खुद पहले एक, जैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट करें, तो इस तरीके से बच्चे को आप स्कूल रेडीनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जी जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि जो एक हाई क्वालिटी फुल सर्विस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि बच्चों को ऐसी फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा कि जो लाइफ लॉन्ग उनके लिए इफ़ेक्टिव वर्क फोर्स पैदा करेगी। ये ज़ाहिर है ये बच्चे हमारा फ्यूचर बनाने वाले हैं, और इफ़ेक्टिव वर्क फोर्स तभी बनेगी जब हम इनको इनकी शख्सियत के लिए बेहतरीन फाउंडेशन मुहैया करेंगे। आपको भी पता है और हम सब जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चे प्ले के ज़रिए खेल में सीखते हैं, और इकट्ठे एक सोशलाइजेशन भी उनकी होती है, आपस में दोस्त भी बनते हैं। तो those children who enter and stay in quality early education and care programs arrive at the school door ready to learn। कि जिन बच्चों को घरों में भी तवज्जो मिल रही होती है वो जब स्कूल पे आते हैं तो वो बिल्कुल रेडी होते हैं, and they understand how to interact appropriately with adults, peers and have better academic skills। ये वही बात है स्कूल रेडीनेस की, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब ये सारे बच्चे बड़े वेल मोटिवेटेड हैं जो स्कूल आए हुए हैं। इस एज में नॉर्मली बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए दाखिल करवा देते हैं पेरेंट्स। ये 2.5-3 साल के बच्चे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये स्कूल्स में आने के लिए रेडी हैं, तो ये कितने वेल मोटिवेटेड हैं, आपस में मिलजुल कर खेल भी रहे हैं और साथ साथ इनकी फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है यहाँ। एक जो रेडी चाइल्ड होता है जिसको हम कहते हैं कि जी वो स्कूल अटेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसकी सोशल, इमोशनल, फिजिकल और कोग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो बिल्कुल तैयार होती हैं, जो उसको फैसिलिटेट करती हैं उस ताकि वो अगली क्लासेस के अंदर भी ट्रांजिशन उसकी इजी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो सोशल, इमोशनल, फिजिकल और कोग्निटिव, ये चारों चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि इन्हीं चारों चीज़ों को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फोकस करती है। अब यहाँ पर बात हो रही है ग्रॉस मोटर स्किल्स की। इसी एजुकेशन के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके 2 हिस्से हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स है और दूसरा क्या था? फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स, जी बिल्कुल, फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स की यहाँ बात हो रही है जिसमें बच्चों को वजन उठाना, जैसे वो आप देख दराज उठाना है, कभी उसको जग उठाना सिखाते हैं, उसको वजन, छोटे छोटे जो चीज़ें, जो टॉयज होते हैं उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, जंप करना जिसमें उनका पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ऊपर नीचे मूवमेंट, खेलना, उसके अलावा चलना एक जगह से दूसरी जगह पर, कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ ये इसी रूम में करवाई जाती हैं बच्चों को। मैडम ये एक्सरसाइज घरों पर भी करवाई जा सकती है और करवाई भी जाती हैं। मसलन बच्चों से कहा जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या खाना खा रहे हैं, बेटा ये बर्तन किचन में छोड़ के आओ, और हम हैरान होते हैं कि वो बच्चे किचन में जाते हैं और वो जो सिंक है उसमें जाके वो बर्तन उसमें रख देते हैं। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल जैसे हम बात सुबह से कर रहे हैं कि ये कितना ज़रूरी है, जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, शुरू से ये चीज़ें जब आप घर में शुरू कर देते हैं तो उनको स्कूल में जाके प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि उनको वो चीज़ें नई नहीं लगती कि वो घर में भी कर रहे होते। तो इसी तरह जो दूसरी फिजिकल अगर हम बात करें डेवलपमेंट, तो उसमें आती हैं फाइन मोटर स्किल्स, जिसके अंदर जो उंगलियां हैं हाथ की, मोस्टली बच्चे अपने हाथ से काम करना सीखते हैं, उनका फोकस करना उनको आता है। जैसे पेंसिल है, उसको होल्ड करने की क्या टेक्निक है, उनको पेंसिल होल्ड करनी, उसके ऊपर मतलब प्रेस कैसे करना है, कहाँ पर प्रेशर डालना है लिखने के लिए, कैंची कैसे पकड़नी है, कैंची से कटिंग कैसे करनी है। और ये चीज़ें भी माएँ जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएँ हैं, वो अपने बच्चों को घर में ही ये काम सिखाती हैं कि उनको कार्ड्स देंगी कि इससे ये कटिंग करो, ऊपर ड्रॉ खुद कर देंगी, समटाइम्स पेंसिल से उनको कलर करवाती हैं, डिफरेंट जो कलरिंग पिक्चर्स होती हैं उसके ऊपर। ये तमाम चीज़ें बच्चों को घर में भी करवाई जा सकती हैं। जितना जल्दी करवाना शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा बच्चों के।
तो बच्चों को डॉट्स को ज्वाइन करना, कलर करना, ये सारी वो बेहतरीन ट्रिक्स हैं जिनसे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तफसील से देखेंगे। फिर एक जो तीसरा पोर्शन आप कह लें जो हिस्सा आता है वो इमोशनल, उनकी एक कोग्निटिव भी होगी, फिजिकल भी होगी ग्रोथ, और तीसरी है जी उनकी इमोशनल और सोशलाइजिंग की जो है डोमेन है। तो इसमें अगर हम टीचर का रोल देखें तो टीचर ने बच्चों को अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन के हवाले से भी एजुकेट करना है, तो ये भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का हिस्सा है। उसमें बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी है उन्होंने कि आपने हाथ धोने हैं, क्लीनिंग का उनको कॉन्सेप्ट देना, दांत साफ करने हैं उसका उनको इम्पोर्टेंस बतानी, उनको ट्रेनिंग देनी कि कैसे दांत साफ करने हैं। फिर जो वो लंच लाते हैं, लंच में उनको एजुकेट करना, पेरेंट्स को भी, जो माएँ आती हैं, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इनको मोस्टली कोई ना कोई अटेंडेंट साथ आता है छोड़ने के लिए, तो आपकी क्योंकि डेली उनके साथ इंटरेक्शन हो रही होती है टीचर की भी, तो टीचर का काम है कि वो पेरेंट्स को भी साथ साथ गाइड करे कि उनको डाइट कैसी देनी है, कि हेल्थी डाइट होनी चाहिए, उनका जो लंच भी आ रहा है वो हेल्थी होना चाहिए। सेंसिटाइजिंग पेरेंट्स अबाउट द लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अगर बच्चे ऐसे हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो आपको लगता है कि वो वीक है, अपनी एज के लिहाज से वो स्टंटेड है, यानी उसका कद छोटा है, या वो कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे बोनी स्ट्रक्चर है, तो उसके पेरेंट्स के ऊपर स्पेशल आप लोग फोकस करके बता सकते हैं कि जी बच्चा ये मेल न्यूट्रिशन है, इसको प्रॉब्लम है, इसको आप खुराक पर तवज्जो दें ताकि उसकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। फिर दूसरा पोर्शन इसमें आता है सेफ्टी का। इसमें जाहिर है कि बच्चे जब जगह जगह से आते हैं, समटाइम्स उनको रोड भी, अपने जो भी अटेंडेंट उनके साथ उसके साथ रोड भी क्रॉस करनी होती है, तो उनको रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही देना है। जाहिर है बच्चे इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होते कि उनको हर चीज़ की समझ आए, लेकिन टीचर्स का काम है कि वो उनको बच्चों को साथ साथ बताएं, और इसको एक डिफरेंट गेम्स के ज़रिए भी सिखाया जाता है। रोड सेफ्टी के जो है ना सिग्नल्स हैं वो पूरे गेम्स होते हैं, वीडियोस दिखाई जा सकती हैं। सेफ्टी फ्रॉम इंजरीज स्पेशली ड्यूरिंग आउटडोर प्ले, जब ख़ास तौर पर बाहर खेल रहे हों तो बच्चों को इंजरीज से बचाना, जैसे मैंने पहले बात की थी, कोई नोकीली चीज़ ना हो उनके टॉयज़ में, उनकी क्लास में। सेफ्टी फ्रॉम अननोन पर्सन्स, बच्चों को एजुकेट करना कि जो बिल्कुल आपके ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनसे आपने बात नहीं करनी या उनसे स्वीट्स लेके नहीं खानी, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर ने उनको बतानी होती हैं। और फिर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी of high quality early childhood education requires investment from both the public and private sectors in the existing program, infrastructure and delivery of services। कि ये जो EC का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, हम सब मानते हैं, आप सब भी, हमने डिस्कशन की, वी एग्री 100% की जी बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को होना चाहिए, घरों से ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म है, वो तब होगी जब इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। हर स्कूल में EC का प्रॉपर कॉर्नर हो, रूम हो, जहाँ पर EC के बच्चों को रखा जाए और उनकी प्रॉपर, उनको जो रिक्वायर्ड है वो एनवायरनमेंट दिया जाए और इसको कंटिन्यू किया जाए। तो हमें जो EC रूम्स हैं ये हर प्राइवेट पब्लिक स्कूल में लाजमी इन पर इन्वेस्टमेंट करनी है और जो एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इनको बनाना है। फिर टीचर्स की तैयारी, EC रूम जो है वो हर टीचर नहीं चला सकती, इसकी प्रॉपर ट्रेन्ड टीचर हो तो वो ही आप बच्चों को इसकी जो रिक्वायर्ड जो एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक वो काम करवा सकती है, एक्टिविटीज करवा सकती है। उसका स्किल्ड होना, स्पेशलाइज्ड होना अपने EC के जो फील्ड है बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारा क्या काम है कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, EC रूम पहले कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं। जो भी आपका स्कूल है उसके अंदर EC रूम होना चाहिए और वहाँ पर प्रोफेशनल वर्क फोर्स मुहैया करें। फिर वहाँ पर एनवायरनमेंट दें
जो भी हमने ईसी रूम बनाया अपने स्कूल के अंदर, उसमें बेहतरीन एनवायरनमेंट दें जो कि ज़रूरी है। अब एनवायरनमेंट इसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। ये कोई ऐसा एनवायरनमेंट तो है नहीं कि खाली आपने वाइट वॉश करवा दिया जी कमरा और फर्नीचर रख दिया और ईसी रूम तैयार हो गया। नो, ईसी रूम पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट सेक्टर में ईसी रूम्स अपने तमाम तो नहीं, मेरा कुछ स्कूल रह गए हैं जहाँ पर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स में ईसी रूम बनवा दिए गए हैं और वहाँ पर जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया हुआ, टीचर्स की ट्रेनिंग्स करवा दी गई हैं और प्रॉपर एनवायरनमेंट देने की कोशिश भी की गई है, लेकिन जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें हासिल नहीं हुए हैं अभी तक। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? मैम अस्सलाम वालेकुम। ये कि मदर्स जो है उनको एजुकेट होना जरूरी है, मदर्स का, चाहे गाँव हो चाहे सिटी हो। तो जब घर से ही बच्चे की तरबियत होगी तो तब ये काम चलेगा। मैंने आपको एक दो चीज़ें अपने घर की बताई हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ज़्यादा प्रोसेस जो है ना, जो चाइल्ड अपना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है या केयर है, ये ज़्यादातर प्रोसेस अपना ये घर का प्रोसेस है सारा। इसमें स्कूल जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, ना ही मौसर हो सकता। ये घर का माहौल जब ऐसा बनाया जाएगा तो फिर ये हमारे मकासद ज़्यादा हासिल होंगे। इसलिए इसके लिए जैसे मैडम ने अभी फरमाया कि हमारी जो माएँ हैं उनकी ट्रेनिंग इस मामले में ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। और जैसे जैसे ये नई जनरेशन जो है वो एजुकेशन में ज़्यादा आ रही है, एजुकेटेड माएँ आ रही हैं, ये तवक्को की जा सकती है कि अपने ये स्टैंडर्ड जो है ये हमें हासिल होना है। ये ज़्यादा प्रोसेस जो है वो घर का ही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो बात है ना, जो हम लोग सिंस मॉर्निंग हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि घरों में अटेंशन नहीं देते, क्योंकि वो बच्चे को समझते हैं कि ही इज नो वन, मतलब इसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, इसको क्या बताना है। नहीं, उनमें मेरा ख्याल है 60-70% तो ऐसे ही माहौल से बच्चे आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी डैमेज्ड बच्चा होता है और उस डैमेज्ड बच्चे को फिक्स करना, उसके जो शख्सियत के अंदर जो उसके ट्रेड्स पैदा हो चुके हैं नेगेटिव, उनको ठीक करना, फिक्स करना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ ही हमने उसको एकेडमिक्स भी करवानी है। ठीक है, तो ये हमारी जो टीचर्स हैं वो अपना रोल तो प्ले करते हैं, साथ ही डैमेज्ड बच्चों को भी फिक्स करने का काम भी उनकी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से टीचर्स के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है इस हवाले से कि जैसा भी बच्चा आपके पास आया है आपने उसको बेहतरीन तरीके से, जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्योंकि देखिए जो ईसी रूम में मटेरियल होता है ना, एक आम गरीब किसी मजदूर का बच्चा ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो अपने घर में वो चीज़ें प्रोवाइड करे, नहीं कर सकते ना। जो टूल्स होते हैं, जो टॉयज़ हैं, जो बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे फाइन मोटर स्किल्स के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें जो इसी रूम में मुहैया की जाती हैं कि अमीर गरीब हर एक के बच्चे को एक्सेस हो कि वो उन चीज़ों से अपनी लर्निंग कर सके, तो वो चीज़ें हर घर में अवेलेबल नहीं होती। तो इसी रूम एक उनके लिए ब्लेसिंग है ऐसे पेरेंट्स के लिए कि जी वहाँ पर उनके बच्चे को वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाता है कि जहाँ पर वो जितना टाइम भी गुजारेगा उसकी लर्निंग होगी। लेकिन 6 साल तक फिर भी हमारे पास ये टाइम होता है कि हम बच्चे की पूरी शख्सियत साजी में हम भी अपना रोल या अपना हिस्सा डाल सकेंगे कि वो 6 साल से पहले बच्चे की किरदार साजी में अपना हिस्सा डालें, अपने आप से ऐसा इंस्पायर करें कि अगर कोई बच्चा डैमेज भी आता है उनके पास तो वो बेहतरीन इंसान में तब्दील हो सके। तो इस हवाले से टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम हो रहा है ताकि वो इसी रूम को बेहतरीन अंदाज से हैंडल करें।